बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वैसे वीकेंड वाला शो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत स्पेशली इंजॉय करती हूँ और वीकेंड आप भी अच्छे तरीके से प्लान करें। आपको पता होता है जी, मैं तो खुद ये सोच रही होती हूँ कल ये काम, ऑल दो घर के काम भी थोड़े पेंडिंग होते हैं जो वीकेंड पे करने होते हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ जो गुजारते हैं, बाहर जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो काफ़ी हद तक पूरे वीक की जो थकन है वो कम हो जाती है। तो अच्छे तरीके से वीकेंड प्लान करें, ज़रूर बाहर जाएं। खाना पीना अगर खाना है तो बहुत ध्यान से खाएं। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो वैसे भी शादियों के लिए भी बड़ा अच्छा सा सीज़न है क्योंकि वो शदीद वाली सर्दी नहीं है, तो आप अच्छी तरह से इंजॉय भी कर सकते हैं। सो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। खबरों से आगाज़ करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है, वो लोग जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब मैचेस का आगाज़ होगा और कब वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएंगे। एक नया सजा सजाया और नई लुक वाला कज़ाफ़ी स्टेडियम आपका मुंतज़िर है। ऑलमोस्ट तमाम तर तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और अब बस वो जो एंड वाला काम कहा जाता है वो किया जा रहा है। सो आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर ज़बरदस्त तरीके से शायकीन के लिए इंतज़ामात किए गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। यानी सबसे बड़ी हमारी कोशिश होती है जो कोई भी मैच देखने जाए उसको ये होता है कि जी हमें मैच का नज़ारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र, जो पहले नहीं था अब वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया। चेयर्स बहुत कंफर्टेबल हैं। ऑलमोस्ट तमाम तर तैयारियाँ फाइनल मराहिल में। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने आप मुंतज़िर हैं हम लोग भी हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम जब आप जाएंगे तो आप वाकई दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और दुर्र नयाब साहब सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खोखर साहब जी जी आप तैयार हैं फिर मैच देखने के लिए? बिल्कुल। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया गया है और इसने दुबई का जो स्टेडियम था उसको भी पीछे छोड़ दिया है और इस हवाले से ये सारा क्रेडिट जो है ये वज़ीर दाखिला और जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को जाता है, जिन्होंने दिन रात 3 शिफ्टों में काम कराया वहाँ पर और अब उन्होंने मजदूरों के एजाज में जो है खाना भी दे रहे हैं ताकि जिन मजदूरों ने वहाँ काम किया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। और मैं ये गुजारिश करूँगा मोहसिन नकवी साहब के कि मजदूरों को एक्स्ट्रा तनख्वाह भी दी जाए, एक्स्ट्रा तनख्वाह भी दी जाए जिन्होंने दिन रात वहाँ काम करके और उस स्टेडियम को सजाया। मैंने खुद जाकर देखा स्टेडियम, वहाँ पर सारे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस तैयार हो गए हैं, इंक्लूजर तैयार हो गए हैं और बेहतरीन कुर्सियाँ लग गई है और पिच बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है, ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है और हर लिहाज से जो है इंडियन जो मीडिया है उसका जो मुंह है वो बंद कर दिया गया है। और इस वाले से उस वक्त से जब से इंडिया जब ये खबरें आना शुरू हो गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो गया और स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार हुआ है। इंडियन मीडिया ने खबरें देनी बंद कर दी है और इंडियन मीडिया उस वक्त से खामोश हो गया। कोई जवाब नहीं ना रहा उनके पास। जी बिल्कुल, वरना इससे पहले इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, अब उनका प्रोपेगेंडा जो है खत्म हो गया और इस वाले से मैं ये मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा और पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने मुख्तसर वक्त में दिन रात काम किया, 3 शिफ्टों में काम किया और काम खुद भी काम किया और मजदूरों से भी काम कराया और इस हवाले से मजदूरों को मेरा सलाम। वेल डन। अच्छा जी, अगर हम टाइम फ्रेम देखें ना दुर्र नयाब और काम की नौयत देखें तो कुछ चीजें आपको बज़ाहिर ऐसे नजर आ रही होती है ना इम्पॉसिबल, ये उनमें से था। अच्छा जी, ये जब टास्किंग की जा रही थी तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये इम्पॉसिबल था और बहुत सारे ताकतवर हल्के ये कहते थे कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी कहना शुरू किया ये हो नहीं पाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल व्लॉगर जिसमें इंडियंस बहुत एक्टिव थे वो तो पता नहीं कहाँ की तस्वीरें उठाते थे, कहाँ लगा देते थे, लोगों को मिसगाइड करते थे। अब हकीकत में सबकी आंखें खुल गई हैं, अब उनके नाकदीन भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके जो ना चाहने वाले हैं वो भी उनकी चाहत में मुब्तला हैं। और पहले तो लाहौरिये इस चीज़ से उनके गुरुविदा थे ही, जब वो वज़ीर आला बने तो मोहसिन लाहौर तो वो थे, अब मेरा ख्याल वो मोहसिन क्रिकेट भी कहलाएंगे क्योंकि क्रिकेट के अंदर इस्लाहात करना इतना आसान काम नहीं है। शायद पाकिस्तान की सियासत आसान हो लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड की सियासत है ना वो चलती ही ऐसी आ रही है ना, वो उससे अब निबड़ नहीं सकते। कुछ चीजों को तो तब्दील करने का कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। वो ऐसा था कि एक तो वो सब आपके सामने पावर सेक्टर्स बन गए थे, फिर उन्होंने इलाकाई सतह पे अपने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे और उसके बाद लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। चेयरमैन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। बिल्कुल सही। अच्छा, इतना ज्यादा नेगेटिव चीजों को फेस करते बंदा बाज़ वक़्त किसी वक्त नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। लेकिन मोहसिन साहब को इस चीज का तो क्रेडिट जाना चाहिए कि वो फिर भी पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव रह के उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट की बिल्डिंग की तरफ से अलहदा और पीसीबी को स्ट्रेंथन जो किया है, ये आने वाला दौर आपको बताएगा कि जो ये पीसीबी में काम करके गए हैं वो पीसीबी
डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप आने वाला वक्त तो देखें, चैंपियंस ट्रॉफी तो आ रही है, लेकिन जो इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होने जा रही है, जो हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव होने जा रही है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाने जा रही है, आप चीजों को उठाने की कोशिश, ये वो काम है जो आज कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब आपको टैलेंट निकल के आएगा, स्कूल से, कॉलेज से, छोटे जिलों से, देहातों से, कस्बों से, जिनका हक तलफी कई सालों से होती रही, जो मुंतजिर रहे, और बड़े बड़े जो सीनियर क्रिकेटर्स थे वो ये समझते रहे कि जी हमसे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता, हम परफॉर्म करें ना करें, हम तो पीसीबी की मजबूरी है। अच्छा, इस मिथ को तोड़ना भी उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आए डेवलपमेंट की तरफ कि डेवलपमेंट में आप सिर्फ सड़क पुल बनाना ये चीज़ें ये नहीं होता, ये सोच पे मुनहसर होता है। एक बंदा अगर कोई डेवलपमेंट के काम की समझ रखता है तो उसको आप जो भी टास्क देंगे वो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से अंजाम देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब कंट्रैक्टर की सिलेक्शन से लेकर डिज़ाइन की सिलेक्शन, उसके अंदर मल्टीपल चेंजिंग्स, आप एक छोटा सा घर बनाया ना उसके अंदर इतनी चेंजिंग्स हर स्टेज पे बनाते बनाते आपको एहसास हो रहा है, आप बहुत सारी चीजें रीडू कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीजें रीडू कर रहे होते हैं, कोई दीवार हटा रहे होते हैं, कोई कमरा गिरा रहे होते हैं, कोई फर्श तोड़ रहे होते हैं, कोई दोबारा। तो पीसीबी के अंदर कज़ाफी स्टेडियम को मैंने तो खैर हर दूसरे तीसरे दिन जाके देखा, क्योंकि मैं गुजरते वैसे अपने शौक की वजह से भी चला जाता था, मेरी डेवलपमेंट बीट है तो मैं उसको देखता था कि अच्छा क्या हो रहा है। बेहतरीन पेंट, अच्छा बेहतरीन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन उसके अंदर टाइल वर्क, बेहतरीन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हैजर्ड्स हैं, जंगले हटा के, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन किया था कि शहरियों को, लॉरियों को, पाकिस्तानियों को किस तरह उन्होंने विजन क्लियरेंस दी है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे वॉशरूम से लेकर उनकी इंटरटेनमेंट, सिटिंग, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो बंदरबांड होती थी, लोग मुफ्त जो है याशियाँ करते थे और वहाँ पे सिफारिशें होती थी, उसको भी रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बनाया गया है। क्या अब उसको भी लीज आउट कर रहे हैं कि कोई मुफ्त नहीं होगा, जो लीज आउट करें अपने लिए रखें, पैसे पीसीबी को आने चाहिए, मुफ्त वाला काम खत्म कर दें। उसके बाद जो विजन क्लियर हुआ क्लैरिटी के साथ, वो तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा काम एक नॉन इंजीनियर होके मोहसिन नकवी साहब के लिए ये था कि उन्होंने उसके अंदर जो साल से इंजीनियरिंग फॉल्ट था, जो विजन का, जो उनके एंगल का, वो क्लियर किया। और ये मेरे लिए बड़े हैरान कुन बातें थी। मेरे 16 साल की डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग के तजर्बे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुझे भी करेक्ट किया। एज अ निगरान वजीर आला भी हम उनके ये वाला पहलू देखते रहे हैं। अब ये पहलू किसी को नहीं पता, ना उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, ना उन्होंने कभी ठेकेदारी की, ना उन्होंने कभी अपना घर भी जो है वो नहीं बनवाया। तो मुझे बताएं कि एक ऐसा बंदा जिसको हर इंची बिची का पता हो, आपके विजन आपको चाहिए और आपको मुसलसल किसी काम की मॉनिटरिंग चाहिए, तो फिर आप बहुत चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। वो लोग जो कि कहते थे ये तो नहीं हो पाएगा, वो भी आके जरूर देखें, और जो शायकीन है वो भी आके जरूर देखें। जी बहुत जबरदस्त और स्टेट ऑफ द आर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से आप लोग जाकर देखते हैं स्टेडियम्स, इंशाल्लाह आपको कज़ाफी स्टेडियम उसी लेवल का नजर आएगा और ये तमाम तर सहूलतें आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी आसान, एलडीए रेगुलेशन में तरमीम, क्या तरमीम की गई है, दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरमीम की गई है। मतलब कि वैसे एक खबर तो बहुत मुश्किल, आपको आसान सी लग रही है, लेकिन होता क्या था कि मैंने कमर्शियल नक्शा पास कराना है तो मेरी लकीरें निकल जा रही है। क्यों? पहले मैंने नक्शा लेके जाना है, अंदर जाके पहले मैंने जब तक थोड़े मैनेजमेंट नहीं करनी हर लिहाज से, तो मेरा नक्शा सबमिट ही नहीं होना। अच्छा, जब वो सबमिट होने तक मैनेजमेंट अगर मैंने नहीं की तो 25 दफा मेरा नक्शा जो है ना वो रीडू कराएंगे। नहीं, हमें लग रहा है ये दीवार यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये गलती है, वो गलती है, वो जाएगा, फिर दोबारा, तो वो आधी जनी मरीज, जितने लोगों के पास आप जाएंगे बस उतने हिस्से डलेंगे। अच्छा, अब आधी जनी मरीज तो वहीं पे बन जाता है बंदा। उसके बाद जब आपका नक्शा चला गया है तो फिर आपकी गलतियां जो है वो अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में निकाली जाएंगी कि नहीं ये प्लॉट तो पता नहीं ऐसा था, ये टेढ़ा था, ये किसी ऑनर का और है, ये पहले किसी का था। अच्छा, वो यकीन जाने 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है एक कमर्शियल नक्शा पास कराने का, और एक दिन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर डिले में डालें तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सही। अब उनको ये भी लालच होता है कि जितना मेरे ये लकीरें निकलवा रहे हैं तो मैं कुछ दे दिला के जल्दी से मैनेज करके। बात है, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बार बार चक्कर लगा के जब आप थक जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही रह जाता है, और फिर आपका नक्शा जो है ना किस्तों में रिलीज होना है। सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि आपका नक्शा पास हो गया, लेकिन पहले आपकी बेसमेंट रिलीज होगी, फिर अपर फ्लोर रिलीज होंगे, फिर टॉप फ्लोर फाइनल रिलीज होंगे,
और वो रिलीज़ कराते कराते आप इंस्पेक्शन करा करा के आप अपनी LDA में जूतियाँ रगड़ रगड़ के वो पागल हो जाते थे। और एंड क्या होता था कि कमर्शियल वायलेशन अभी भी आपको शहर में नजर आएंगी कि फ़ायदा कुछ नहीं था। अब ये है कि जो नक्शा जमा कराएगा वो एक तो ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकेगा, उसको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसका नक्शा ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको उठा लेता है, सॉफ्टवेयर बनाया गया स्पेशल, उसको पिक कर लेता है तो आपकी फ़ी जनरेशन स्लिप हो जाएगी, आप उसको जमा करा देंगे। ठीक। उसके बाद आप उसी को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे उस पे वेबसाइट पे, पोर्टल पे जो आपका है, पोर्टल पे ही आपको उसकी अप्रूवल आ जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान 3 स्टेजेस नक्शा रिलीज़ करने को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। नक्शा अब 2 स्टेजेस में होगा, एक प्रीलिमिनरी स्टेज, आपकी बेसमेंट आपको रिलीज कर दी, आप जाए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, और दूसरा अपर स्टेज, आप जाए और उसके बाद कंप्लीट कर दें। उसके बाद अगर आपने कोई वायलेशन की है तो उसके हिसाब से एंड पे आप जब कमर्शियल सर्टिफिकेट कंप्लीशन का लेंगे तो आपको उस पर जुर्माना कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये चीज़ करते करते मेरा ख्याल है जब से ये DG साहब आए हैं, ताहिर फारूक साहब, इनका तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है इस चीज़ पे कि मैं ऑनलाइन में बंदों के हाथ से उनके इख्तियारात लेके जो वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं इसको ऑनलाइन करूँ ताकि उनका अमल दखल खत्म हो, और फिर मसाइल वाला जो सिलसिला और मसाइल वाला ना वो खत्म हो जाए। एक बंदा आया है, उसने ऑनलाइन सबमिशन किया है, मशीन के अंदर एक डायाफ्रेम बना हुआ है, उसने उसके तहत एक्सेप्ट किया है, बात खत्म होगी, चालान निकला, फीस जमा कराई और रेवेन्यू जो है ना 1 डे ट्रांसफर हो गया, आपका नक्शा आपके पास आ गया। उसके बाद 2 स्टेजेस में कि जो आपने, क्योंकि देखें घर जब बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी बुनियादें मैटर करती हैं। अगर आपने 2 नंबर की फाउंडेशन में की है ना तो वो वही पकड़ी जाती है। तो फाउंडेशन पे एक टाइम रिलीज होगा और एक अपर होगा, क्योंकि फाउंडेशन से ही ऊपर आपने जाना है। ठीक है। बिल्डिंग के अंदर इंटरनल जितना चेंज करते हैं उसकी तो ये खुद दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे ताकि हम भारी पेनल्टी इन पे इंपोज करें। जितनी भी स्टेजेस तब्दील करें, जितनी भी ये जो है कमर्शलाइजेशन प्लान की जो मंजूरी दें या रेगुलेशन में तरमीम करें, LDA कभी ठीक नहीं हो सकता। LDA में करप्शन जो है वो इतनी नीचे तक चली गई है। खोखर साहब का पॉइंट में एग्री करती हूँ, लेकिन खोखर साहब ये ना कुछ होने से तो बेहतर आप है। रास्ते बंद कर सकते हैं ना। दूसरी इंपॉर्टेंट कि 10 मरले पे जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे वो खत्म किए गए हैं कि 10 मरले पे अपार्टमेंट्स बनाने का कोई कानून नहीं है। 2 कनाल या उससे ऊपर, भाई देखिए 2 कनाल का सेम प्लॉट होता है कि हैवी प्लॉट होता है, उस पे आप अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाएं। 10 कनाल पे छोटे छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग बना के हॉस्टल खड़े कर दिया आपने, इतनी हैज़र्ड कमर्शियल कर दी, लोग नीचे दुकानें बना के कमर्शियल यूज कर रहे हैं, ऊपर अपने छोटे छोटे फ्लैट्स बना के दे रहे हैं, उसको खत्म किया गया है। बहुत अच्छी चीज है। फिर आपके अंदर एक सिविल डिफेंस जिसका सिर्फ अब नाम ही रह गया, वरना तो रेस्क्यू टेकअप कर रहे हैं। हाँ जी, उसके NOCs बीच में थे कि जी वो NOCs देंगे, वो भी सिर्फ फीसें और पैसे खाने के चक्कर थे। वो अब इख्तियार लेके जो है रेस्क्यू 1112 को दिया है, क्योंकि अगर कोई मसला होता है तो सिविल डिफेंस तो अमली तौर पे खत्म हो चुका है। रेस्क्यू ही जाके फायर फाइटिंग करती है, रेस्क्यू ही जाके लोगों की जानें बचाती है। तो उसने बिल्डिंग को खुद देखना होता है कि हमारे लिए ये रेस्क्यू पर्पस के लिए सिक्योर है कि नहीं है। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं और जो बिल्डिंग यूज चेंज किए हैं, जिसके अंदर पहले आप लैंड यूज के अंदर जो आपका इंडस्ट्री एरिया था वहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कारोबारी मराकज़, ये वो, अब वहाँ पे भी ऑफिस बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग खड़ी हो सकेंगी ताकि ये जो आपकी फैलाव वाली इंडस्ट्रीज हैं तो वो आपकी हाई राइज पे जाके कम जगह घेरे और ज्यादा चीजें अकोमोडेट हो जाए। हमारा लाहौर शहर अब ज्यादा फैलाव का हामिल नहीं रहा, हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि लाहौर फैलता जाए। तो बहुत अच्छी चेंजेस हैं, कुछ को मैं सपोर्ट करूंगा। जहां रही खोकर साहब की बात, अब इन चेंजेस पे इंप्लीमेंट होना, इनकी मॉनिटरिंग करना, फॉलो अप लेते रहना भी, ये तो इंप्लीमेंट स्टार्ट हो गया। अब ये तो अथॉरिटी ने जो अप्रूवल दी है तो कल से इसके तहत जो नक्शे होंगे वही जमा होंगे, इसके अलावा नक्शे जमा नहीं हो पाएंगे। रही खोकर साहब की बात, मैं उसको पार्शियली एग्री करता हूँ कि जो भी रास्ता अपना ले, रिश्वत उन्होंने कहीं ना कहीं से ले ही रास्ता निकाल ले, बीच में बैठे हुए आप जितनी मर्जी कंप्यूटर मशीनरी इन्वॉल्व कर ले, उन्होंने कहीं ना कहीं से चीजें निकाल दी। बड़ी बड़ी मिसालें हम पहले भी इसकी देख चुके हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। नया सरकारी नेकनामा आ गया है, सफेद चना, दाल, मूंग महंगी। अब जो चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मटन नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्होंने दालें और सब्जियां तो खानी है। कैसे? बिल्कुल आना, इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने प्राइस कंट्रोल का नया महकमा भी खड़ा कर दिया है। अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी तो अलग से बनी है ना, एक महकमा भी खड़ा किया प्राइस कंट्रोल का, लेकिन अभी तक प्राइस कंट्रोल जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकी और नरखनामे के मुताबिक जो है ना वो चीजें लोगों को नहीं मिल सकी। इस हवाले से प्राइस मजिस्ट्रेट भी वो भी गैर फाल एक तरह के लगते हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट जाते हैं, कार भी डालकर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। और जो
ज़िली इंतजामिया है, ACDC जो है वो भी कुछ नहीं कर सके। और अभी तक ये देखे ब्रॉयलर की कीमत जो है 595 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। और इस तरह दाल मूंग की कीमत 340 रुपये से बढ़कर 385 रुपये और सफ़ेद चना 290 रुपये से बढ़कर 310 रुपये पहुंच चुका है। इस तरह दाल माश की कीमत जो है ये दालों की कीमतें हैं, अंदाजा करें आप, कोई कीमत ट्रिपल सेंचुरी हो रही है, वही ना बिल्कुल। और अगर आपके घर में 2 बंदे खाने के लिए 2 बच्चे हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये की सब्जी लेनी पड़ेगी और इतनी महंगी होगी सब्जी। और हुकूमत अपने सरकारी नियम पर तो अमल कराना। और उसके साथ अगर आप हमसाया मुल्क इंडिया में देखें तो वहाँ 10-20 रुपये में आलू किलो बिकता है। वहाँ इतना आलू सस्ते हैं, वहाँ प्याज बड़े सस्ते हैं, वहाँ भिंडी बड़ी सस्ती है, सब्जियाँ वहाँ बड़ी सस्ती हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। और ये मैं समझता हूँ कि ये प्राइस कंट्रोल महकमा तो मरियम नवाज ने खड़ा कर दिया है, लेकिन उस महकमे को फाल भी किया जाए, उस महकमे को फील्ड में भेजा जाए ताकि फील्ड में जाकर वो चेक करें कि अशिया की कीमतें जो है वो कहाँ से कहाँ जो जखीरा दोजी हो रही है या जो ओवर चार्जिंग हो रही है या जो प्राइस सरकारी नरखनामे के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही वो क्यों नहीं मिल रही। और इस हवाले से लेकिन जो फायदा है वो किसान को फायदा नहीं हो रहा, फायदा जो है वो दरमियान का जो बंदा है, जो आड़ती है या मिडल मैन है, उसको फायदा हो रहा है, वो पैसे कमा रहा है और बेचारा किसान वही पिस रहा है। लेकिन इस वाले से हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो तो आपकी इंतजाम। अच्छा देखिए ना, आपको मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वज़ीर आला जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, वो तलबा में जाएं, वो यूथ में जाएं, वो उसकी अपनी एक हैसियत है। लेकिन जब तक वो अवाम में नहीं आएंगी ना तो मैं नहीं मान सकता कि कोई वज़ीर आला जो है जो अवाम में ना आए, वो अवामी ना हो, तो वो मकबूलियत भी पाए, उसके फैसलों को। एक रिसेंटली तस्वीर हम देख चुके हैं, इसलिए हम ये बार बार फोकस कर रहे हैं। उसके फैसलों को अवाम ओन भी करे और उसको वो अपना वज़ीर आला समझे। ठीक है, अब मैं फिर पुरानी मिसाल दूंगा तो बहुत चुभेगी, लेकिन आपको अवाम में जाना पड़ता है ना, आपको अवामी होना पड़ता है, आपको अवाम के दुख दर्द को सुनना और देखना पड़ता है। हमने कभी ऐसी मिसाल नहीं देखी कि लोग खड़े होकर आपको अपनी मेडिसिन की पर्चियां दिखा रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये सीएम को लोग कर रहे हैं वो इस वजह से कि आप लोगों के दरमियान जाते थे, उनके दुख सुख सुनते थे, उनके मसाइल वहां मौके पर हल करते हैं। अब आए रोज रीवैम्पिंग का बेड़ा गर्क हो चुका है, छतें टपक चुकी हैं, फिनिशिंग का काम मुकम्मल ना होने से वर्स्ट हालत हॉस्पिटल की हो चुकी है। आपकी गोस्ट एम्प्लॉयज वहां पे तनख्वाहें ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अद्वियात नहीं है, किसी से खबर आती है आपको कि वहां पर स्कैन मशीन खराब। मेरा दिमाग और मेरा जो अपना नाकिस तजर्बा है, मैं ये नहीं मान सकता कि वजीर आला फील्ड में जाए और उसके रिजल्ट ना निकले। मैं कहती हूँ अभी वजीर आला पता चलता है या पूरा अस्पताल हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि वो जिस वक्त रायविंड से निकलेंगी, जहां से निकलने के जहां पहुंचने तक रास्ते में हर चीज ऐसी हो जाती है कि जैसे हर कोई अब ये कहता है कि भाई हमने ये अपना अब आपने एक साल देख लिया ना, आपने देख लिया कि इनको कितना को असर हो गया। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट को, आपकी पुलिस को, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, दीगर LDA को, वासा को, जिसको भी आप देख लें, कितना को असर हो गया। अब असर नहीं हो रहा तो कितनी मोहलत देनी है आपने कि आपका टेन्योर ही खत्म हो जाए और फिर अवाम वहां पे फिर वो कह जी नहीं, जो निगरान वज़ीर आला का वक्त था ना, आज तक ये मिथ नहीं टूटी। सही बात है। आप जाके लोगों में जाएं, आपको पता लगेगा कि आज तक वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें वहां पे ज्यादा रिलीफ मिल रहा था, अब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं खबर की तरफ आता हूँ कि पहले क्या होता था कि हम मटन अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम कहते थे यार हम गाय का गोश्त खा लेते हैं। हम गाय का गोश्त खा लेते हैं। जो गाय का गोश्त भी अफोर्ड नहीं करता था, 500 रुपए 800 रुपए होता था, आप चिकन पे आ जाता था। जो चिकन भी अफोर्ड नहीं करता था ना, वो कहता था यार 100-150 रुपए की दाल है, सस्ता प्रोटीन है, वो खा लेते हैं। आपने किया क्या है? आपने हर चीज आपके लोगों की पहुंच से दूर कर दी है। 300 रुपए की ट्रिपल सेंचुरियां दालें क्रॉस कर चुकी हैं। गोश्त बछड़े का कभी सोचा था कि आपने 1200-1300 रुपए में पहुंच जाएगा? ऐसे ही है। कभी आपने सोचा था 3000 रुपए के करीब जो है आपका मटन का 27? कौन लेगा? मुझे कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। एक टाइम का खाना कोई नहीं, मटन अगर आप बनाना भी कभी चाह रहे हैं ना, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। कौन लेगा हलाल तरीके से कमाई हुई पैसों से? कौन ये अफोर्ड कर सकता है? आप देखें, मटन नहीं खा सकते, अब आप बीफ भी नहीं खा सकते। अब आपकी प्रोटीन जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। शादियों का सीजन चल रहा है, मैं कहती हूँ आप तो चिकन नहीं शादी पे चिकन आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप चिकन नहीं खा सकते। चले ठीक है, हर चीज आपने खत्म कर दी है ना, तो फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स भी पैदा कर दें। बिल्कुल, आप कहते हैं कि नहीं जी चिकन भी ऐसे ही है, दालें भी ऐसी हैं, हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स दे रहे हैं जी, ये बड़ा अच्छा प्रोटीन है, खा लें आप। ये नहीं होगा। ये कंट्रोल महंगाई का सिर्फ कंट्रोल करने से होगा। खोखर साहब की बात ठीक है कि आप जितनी मर्जी अथॉरिटीज बना लें, आप जितनी मर्जी महकमे बना लें, जब तक आप उनको फील्ड में नहीं भेजेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। जो चेन की कमांड है ना, जब तक वो नहीं सब कुछ खींचेगी, तब तक अथॉरिटीज बनती जाएं, महकमे बनते जाएं, फील्ड में लोग निकलते जाएं। सीएम साहिबा जब तक मुतहरिक नहीं होंगी, इनसे रिपोर्ट नहीं ली जाएगी,
लोगों के मसाइल नहीं हल हो सकते, तो फिर कोई दाल बनाने के काबिल भी नहीं देगा, क्योंकि आपने 300-350 रुपये अगर किलो दाल खरीदनी है, आप लहसुन अदरक वगैरह बीच में डालेंगे, एक टाइम की दाल आपको अगर 1000 रुपये में पड़ेगी, 1000-1500 में, फिर क्या कोई गरीब करेगा। खैर, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर है जी, लेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, एक के बाद एक कार्रवाई, लेकिन सवाल ये है कि ये बिजली चोरों को किसी का डर खौफ ही नहीं रह गया। मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी, फर्नेस मिल को 1 अरब जुर्माना किया गया है। ये बड़ी बड़ी मिल्स, बड़ी बड़ी फर्नेस चल रही होती है चोरी की बिजली पर, और हम और आप जैसे लोग जो कि बिल भी अदा कर रहे होते हैं हर महीने, जो आपके ऊपर फलां मद में बिजली की कीमत में इजाफा, फलां मद में जो है वो आपको बिल ज्यादा आएगा, हम तो बेचारे चुप करके बिल अदा करे जाते हैं। जी बिल्कुल ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी हो रही थी और फर्नेस मिल्स को जो है 1 अरब रुपए जुर्माना किया गया है, लेकिन इस खबर में ये नहीं है कि इसमें वापडा के अमले को क्या सजा मिलेगी जिसने ये बिजली चोरी कराई, क्योंकि वापडा के अमले के बगैर तो बिजली चोरी नहीं पैदा होता। वो उनको तो पता था अगर मोबाइल ट्रांसफार्मर कहीं से आया है, कहीं से गया है मोबाइल ट्रांसफार्मर, तो कहीं से गया, किसी ने लगाकर मोबाइल ट्रांसफार्मर वहां दिया है और वो वापडा के अमले ने लगाकर दिया ना मोबाइल ट्रांसफार्मर, ऐसा तो नहीं लग सकता। फिर वहां से अगर बिजली चोरी हो रही थी, ऊपर से जाकर खंबे से चढ़कर कनेक्शन जो लगा रहे थे, ये ढक टूटियां लगा रहे थे, वो वापडा का अमला का मिली भगत से हो सकता है, सब कुछ वैसे तो नहीं ना हो सकता, लेकिन वहां के एसडीओ के खिलाफ या वहां के एक्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अगर हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि वहां के एक्शन और एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने ये बिजली चोरी कराई, उनको भी जुर्माना करें, उनको नौकरी से निकालें। 2-4 को इस तरह करेंगे, नौकरी से निकालेंगे, 2-4 को डिसमिस करेंगे, बाकी के आपकी तजवीज़ बिल्कुल ठीक है। मुझे बता दे दुरे नायाब, ये 1 अरब जुर्माना हल है? 1 अरब से जायद की बिजली वो इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए, ये तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो एक केस को बंद कराने के लिए की जाती हैं कि फौरी तौर पे एक्शन लेके जुर्माना कर दें, ठीक है। खोखर साहब वाली बात बिल्कुल वैलिड है कि आप लेस्को के बंदों को बताएं कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ बन रहे हैं, कहाँ से मोबाइल ट्रांसफार्मर कहाँ से मार्केट से आए। ट्रांसफार्मर क्या बहुत छोटा होता है कि लगा हुआ किसी को नजर नहीं आएगा। और ट्रांसफार्मर जब लग गए तो वो वहाँ का फील्ड एसडीओ जो है या लाइनमैन जो है, वो रीडर जो, वो क्या कर रहे थे? 1 मिनट मुझे ये बता दें, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर कोई बगैर लेस्को की मिली भगत की कोई एडजस्ट कर सकता है? वो लगाना ये टेक्नोलॉजी लेस्को के मिली भगत के बगैर भी मार्केट में नहीं आ सकती, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये इम्पॉसिबल बात है, ये ऐसे नहीं कि मैंने और आपने घर बैठ के सोच के ट्रांसफार्मर बना के तो मार्केट में रेडी पे लगा के भेज दिया कि जाए जहाँ मर्जी लेके। देखिए, इस पे टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं और आप रेंजर्स को मदद के साथ जो ऑपरेशन कर रहे हैं, रेंजर्स आपको कब तक सपोर्ट करेगी? ये उनका काम तो नहीं है, ये उनका काम नहीं, ये चीजें तो उनकी नहीं है करने वाली, ये तो आपकी अपनी करने वाली है। जहाँ पे आपकी विल नहीं होती, जहाँ पे आपकी अपनी चोरियां होती हैं, जहाँ पे आपको डर होता है कि हम पकड़े जाएंगे, कुट खाएंगे, मार खाएंगे। अच्छा, आधे ऑपरेशनों में कुट जो मार पड़ती है ना, वो इस चीज की पड़ती है कि आप खुद ही तो इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब ऊपर से प्रेशर आया तो आपने हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया। एलडीए वाले पहले बिल्डिंगें बनवाते हैं खुद मिली भगत के साथ, जब प्रेशर आता है तो जाकर डिमोलिश कर देते हैं। तो फिर जो शहरी होते हैं ना, फिर उनके जानी दुश्मन बने होते हैं कि जी आपको हमने पैसे भी दिए, आपने हमारे गलत काम भी करवाए, उसके बाद आप ही हम पे गिराने आ गए। तो ये वाइस वर्सा इस तरह तमाम इदारों में चल रहा है कि ये पहले खुद इन्वॉल्व होते हैं, मशवरे देते हैं, काम करवाते हैं, जब ऊपर से डंडा आता है गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, हर तरह से, तो फिर आप उसी जगह जाके जिसको आपने खुद पैसे लेके फेवर दी होती है उसको जाके आगे एक्शन ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर गमो गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। आप बजाय कि ये काम ही ना होने दें, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको सही रास्ता बताएं। अब ये 1 अरब का भी क्या हो रहा है जी? 1 अरब से ज्यादा तो पहले बिजली खा गए हैं वो, ठीक है। उसके बाद बिजली जो इस्तेमाल कर गए उसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं होना। बिल्कुल 1 अरब भी वसूल करते करते मैं समझता हूँ कि इनकी इतनी हैसियत लेस्को की शायद नहीं है कि वो उनसे 1 अरब रुपए ले। एकदम वो आपको 1 अरब आप वेलकम, चाय बिस्किट खाए, हम आपके लिए पैसे जो है ना लेके आते हैं, ये नहीं होना। ये तो सिर्फ आई वॉश करने के लिए। सवाल ये है कि अगर 1 अरब अदा कर देते हैं, लेट्स सपोज, जो कि नहीं होगा, तो फिर ये वाकयात क्या रुक जाएंगे? आप इनको मिसाल क्यों नहीं बना रहे? बताएं, लाहौर में लेस्को ने इतनी बड़ी रिकवरी कब और कहां की? वही मैं कह रही हूँ, हमें तो कोई माजी में एक बात बता देने थी कि आप, मैं तो कहता हूँ कि आप 1 अरब तो बहुत मामूली बात है। आप तो बिजली चोरों को मंजर पे नहीं लाएंगे, कौन बिजली चोर थे, लाएं, उनको दिखाएं तो स्क्रीन। आप किसी एक बंदे को, किसी एक फर्द वाहिद को आप कहें कि जी ये XYZ फर्ज करें दुरे नायाब, इसकी ये फर्म थी, ये फर्नेस मिल थी, हमने इससे 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए ले लिए। अच्छा, आप बताएं
आपने आज तक किसको हाईलाइट करके किससे लिया? अब आप कहते हैं हम 1 अरब रुपए की रिकवरी कर लेंगे जी उनसे, हमने उनको जुर्माना डाल दिया और वो वेलकम करेंगे। ये डिस्प्यूट बनेगा, लोग अदालतों में जाएंगे, डिस्प्यूट लंबे चलेंगे, वहां पे ये मामला दब जाएगा, चलता रहेगा, लॉन्ग हो जाएगा। और इस दौरान में बताते दोबारा बिजली भी चोरी हो रही है। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली कि इस दौरान 1 अरब की और बिजली चोरी हो रही है। तो भाई ये तो रिवायती टूल्स है ना, ये तो हमें भी नजर आ रहा है। आपने वीडियो बनाई है, आपने दिखाया है कि हम बड़ा एक्शन कर रहे हैं, यकीन करें रेंजर्स वहां ना होती तो इनको तारीखी कुट पड़नी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इनका कंट्रोल ही नहीं रहा, लोग होते हैं, इनका कंट्रोल ही नहीं रहा। आप जब पैसा लेके लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, आप कौमी असासों में बेईमानी शुरू कर दें, आप कौमी बिजली चोरी शुरू करना है, आपकी अपनी इज्जत तो जाती जाती है, आपके इदारे, आपकी हर चीज चली जाती है। सवाल सिर्फ ये है कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे, आप अपने अंदर भी मौजूद कारी भेड़ों को निकालें जो कि इस कदर सरायत कर चुकी हैं कि जिनका इधर उधर आप तबादला भी कर देते हैं, उनके ऑल्टरनेट भी जो लोग आते हैं उनका ट्रैक भी वही होता है। आप FIA की रेड्स देखें, जब वफाकी गवर्नमेंट ने मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया तो वो FIA में गिरफ्तारी ऐसे दे रहे थे जैसे पता नहीं किसी को सियासी गिरफ्तारी में जा रहे हैं, और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जमानत पे लेके बाहर आके ऐसे चौड़े होकर दोबारा सीटों पे फिर रहे थे कि कोई मसला नहीं था। मैं तो लेस्को चीफ साहब से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, खोकर साहब भी ये कर रहे थे कि अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो खुदा के लिए 2-4 बंदों को मिसाल बनाए। ये नहीं हो सकता अगर आप चाहते, अगर आप नहीं चाहते तो फिर मौज करें, जो फिर ऐसे ही आपके लोग भी अंदर बैठे मौज कर रहे हैं, बाहर उनको भी करने दें, हम जैसे लोग बेचारे भुगते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये लंबी आह जो मैं भर रही हूँ वो इस वजह से भर रही हूँ कि गरीब बेचारे के लिए मुश्किलात, वो चाहे बिजली के बिलों का भी हमने डिस्कस किया उस सूरत में है, चाहे उससे पहले हमने महंगाई को डिस्कस किया उस सूरत में है। अब यहाँ पर आ जाएं जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बद इंतज़ामी है, गैर हाजिर नर्सेज को भी टीचिंग अस्पतालों में तनख्वाहें देने का इंकशाफ हुआ है। ये इतनी मेहरबानियाँ क्यों की जा रही हैं, किस पर की जा रही हैं, कौन करवा रहा है? सवाल तो ये जी बिल्कुल, इस वाले से ये महकमा जो हेल्थ की नहीं, ये अस्पतालों के जो MS हैं उनकी ये गफलत है बनती। अस्पतालों के जो MS हैं उन्होंने अगर गैर हाजिर नर्सें थे तो उनकी तनख्वाह कटौती क्यों नहीं की, उनके बारे में लिखकर महकमा हेल्थ को क्यों नहीं भेजा कि उनको नौकरी से डिसमिस किया जाए और उनके खिलाफ PD एक्ट लगाकर उनको फारिग किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, और फिर जो उनका अकाउंट सेक्शन है अस्पतालों का उसने उनकी सैलरी क्यों नहीं बंद की। और इस वाले से ये वहाँ हर अस्पताल का ऑडिट होना चाहिए, और जिस अकाउंट अफसर का और उस जो सुबडेंट अस्पताल का और अस्पताल के MS की जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए इस वाले से कि उन्होंने इस तरह क्यों नहीं किया। ये नर्सों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, नर्सों को तो जो गैर हाजिर नर्सें हैं उनको तो डिसमिस होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं डिसमिस किया, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की, जिन्होंने लिखकर नहीं भेजा, जिन्होंने अटेंडेंस गैर हाजिरी मार्क नहीं की और उसके बाद रजिस्टर में लिखकर गैर हाजिरी लेकर आगे लेकर महकमा हेल्थ को नहीं भेजा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए पिछले दिनों निश्तर अस्पताल मुल्तान में वाकया हुआ है कि नॉन प्रैक्टिसिंग लॉस जो था वो नर्सें ले रही थी, डॉक्टर ले रहे थे और साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉस भी ले रहे थे, और इस वाले से ये इंकशाफ हुआ है। और इस वाले से बहुत सारे इस महकमा हेल्थ में जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको चाहिए सेक्रेटरी हेल्थ को अच्छा ये मामला ना ढका छुपा नहीं रहता। आप दफ्तर आते हैं, एक प्रॉपर तरीकेकार होता है ना, अटेंडेंस आप लगाते हैं और आपको उस अगर आप कभी लेट आवर्स में आ रहे हैं उस चीज की आपको तंबीह की जाती है कि भाई आप मुसलसल 2-3 दिन से दफ्तर लेट आ रहे हैं, आपकी आउट प्रॉपर करने का एक तरीकेकार है, वो चीजें आपको मंथली रिपोर्ट की जाती हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है, हमें तो यहाँ जगह जगह मॉनिटरिंग हो रही होती है, ऐसे ही है ना खोकर बिल्कुल साहब? वहाँ पर हाजिरी होती है और जो अस्पताल का जो HOD है वो रजिस्टर चेक करने की उसकी ड्यूटी है कि वो अस्पतालों का HOD वो चेक करे और इन टाइम और आउट टाइम चेक करे और डॉक्टरों की नर्सों की हाजिरी चेक करे, ये HOD की ड्यूटी होती है। और HOD फिर अस्पताल के MS को रिपोर्ट करे कि फलां डॉक्टर या फलां नर्स या फलां जो एम्प्लॉय अस्पताल का एहलकार है वो गैर हाजिर है ड्यूटी से। उसके बाद महकमा हेल्थ का जो MS है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर भेजता है, जिसके खिलाफ उसको PD एक्ट के तहत उसको नौकरी से निकाला जाता है और फिर अकाउंट सेक्शन उसकी तनख्वाह बंद करता है। लेकिन ये मैकेनिज्म ही कुछ नहीं है, बिगड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टरों के खिलाफ तो बहुत जल्दी पकड़ कर लेते हैं, आपने देखा है डॉक्टरों के खिलाफ जायज़ नाजायज़ बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ एक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन क्या पैरामेडिकल स्टाफ के पास भी कोई आप ऐसा एक्टिविटी करते हैं, आप उनके प्रेशर में आके या उनके हड़तालों के डर से, वो पता ना कि वो एहतजाज पे आके तो यही बात पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या आपने बायोमेट्रिक इंप्लीमेंट किए? बहुत सारे अस्पतालों में तो ये नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की बायोमेट्रिक ही नहीं है
और पुराने वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खातों की तरह के रजिस्टर्स पड़े हैं, वो रजिस्टरों पे हाजिरी लगाते हैं, कौन चेक करेगा? दौर रह गया है? तो भाई अगर आप डॉक्टर्स के ऊपर जायज नाजायज की मैं बात इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स पे नाजायज भी एक्शन हो रहे होते हैं। मैं माजी में आपने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स पे जायज भी एक्शन हो रहे होते हैं, और फिर डॉक्टर्स जो है उनके तनख्वाहें रोकना, उनको तनख्वाहें ना मिलना बड़ा सुनते हैं। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ को अक्सर आप सड़कों पर देखेंगे, आप कहेंगे जी वहाँ एहतजाज पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, वहाँ पे एहतजाज कर रहा है पैरामेडिकल स्टाफ। और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा होगा, लेकिन उनकी अगर ये चीज़ जो है ना कि वक्त पे दफ्तर ना आना और आना ही ना, गैर हाजिर भी रहना और तनख्वाहें भी लेना, तो मुझे बताएं कि वो जो मर रहे हैं मरीज बेचारे, उनकी खिदमत तो एक तो वो गैर इंसानी सलूक तो उनसे कर ही रही हैं, फिर अपने जो ओथ के अगेंस्ट जो वो हरकतें कर रहे हैं वो भी अपनी जगह हो रहा है, चलें उसका भी लिहाज ना करें। मुझे तो यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन किसी ने कहा कि जितना अब पूरी दुनिया में नर्सिंग स्टाफ का काल पड़ चुका है, पाकिस्तान से तो बहुत सारी नर्सें जो हैं, जो मेल नर्स फीमेल नर्सेज हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, और इनके रिकॉर्ड में अभी भी एग्जिट नहीं है। इनके रिकॉर्ड में ये है ही नहीं कि वो इमिग्रेशन लेके कहीं यूके या कनाडा या अमेरिका या कहीं भी चली गई है, क्योंकि उनकी तो इजी इमिग्रेशन है, फौरी हो जाती है। तो इनको तो वो भी रिकॉर्ड अपडेट अभी तक नहीं किया जा रहा। तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ, खोखे साहब की बात से मैं पार्शियल इत्तेफाक करता हूँ कि एमएस साहिबान की जिम्मेदारी है, लेकिन सेक्रेटरी साहब की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्टाफ की स्क्रूटनी करें। बिल्कुल, ये वो बहुत अपने स्टाफ जो हाजिर है, और ये कभी नहीं हुआ होगा, ये कभी भी नहीं हुआ होगा कि आपने स्क्रूटनी की, आपको पता चला कि कौन कौन लोग जो हैं वो आदतन भी लोग ये करते हैं ना। एग्जैक्टली। आपने कभी इस चीज को अब बराहे रास्त इसका आपको 4 दिन आप पूछा थे, 2 दिन तो आप भी कहेंगे चलो ठीक है 2 दिन छुट्टी कर लेते, 4 दिन मुझे किसने पूछा है कि मैं आ रही हूँ जा रही हूँ नहीं। तो ये चीजें तो मैटर करती हैं। अब इस चीज का असर किस तरह होता है, मरीज कितने परेशान होते हैं। आपके अगर पैरामेडिक स्टाफ, आपकी नर्सें ही ड्यूटी पर नहीं होंगी, डॉक्टर तो आता अपने टाइम पर चेक करता है। से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल स्टाफ। मैं वही कह रही हूँ ना, पैरामेडिकल स्टाफ अपने वार्ड से बाहर नहीं निकल सकता। डॉक्टर का तो ड्यूटी टाइम है ना, उसने आना सुबह एक विजिट चेक करके चले जाना है, उसके बाद आपका बीपी बार बार चेक करना, जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर किसी 3 वक्त की दवाइयां की जरूरत है वो देखना, अपग्रेड करना, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है उसको मॉनिटर करना। इनका तो रोल यही होता है ना कि आपने मरीज के सर पे रहना है, उसको फाइल पे अपडेट करना, आपको ड्रिपें इंश्योर करना, आपको उसकी हर चीज को देखना, देखभाल करना, और फिर ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा तो वहाँ पे रश तो नहीं पड़ा हुआ, ये भी बेचारा वहाँ पे स्टाफ ही इंश्योर कर रहा होता है, वार्ड्स में एक्स्ट्रा लोगों को बाहर निकलवा रहा होता है, तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो हो ही ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये भी हो जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर एक वार्ड में 3 या 4 नर्सें हैं तो 2 कहती हैं कि आज तुसी ड्यूटी कर लेना, तो ऐसी फिर छुट्टी कर लेने, तो किसी हफ्ते से फिर आप आ जाना, हम कर लेंगे। वो इस तरह भी चलता रहता है ना, लेकिन मजबूरी में हो जाता है, लेकिन आदत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो गैर हाजिर है। अब ड्यूटी पर आकर अगर कोई बीच में से 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए स्किप हो रहा है, या फिर गया और वापस भी नहीं आया, कौमी सरकारी खेल है हमारा, फुटा मारना। ये मैं कह रही हूँ ना, ये बड़े बड़े अफसर भी इसमें, क्योंकि सब अक्सर सेक्रेटरीज होते हैं ना, सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ एलडीए के अफसर तो अक्सर ही गायब रहते हैं, दफ्तर में होते ही नहीं है। यानी ये भी होता है, ये एक अलग से प्रैक्टिस है। एक तो हाजिर ना होना, फिर आके आप कहीं पे गए या 2-2, 3-3 घंटे के लिए गायब हैं, कि आम प्रैक्टिस। और इधर प्राइवेट नौकरी में हम 8 घंटे हिल के दिखा दें, बिल्कुल ऐसे आपसे तो एक पल की लोकेशन मांगी और हमारे तो इतना सख्ती है कि वो चेक हो रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, और फिर हम देखें, हम जो कर रहे होते हैं ना, वो आपको स्क्रीन पे चलता नजर भी आ रहा है। ये नहीं हो सकता मैं घर बैठे ही कह दूं कि जी मैं आज या खोके सब सेक्रेटरीट नहीं गए, लेकिन सेक्रेटरीट में खड़े होके हम कह दूं कि जी आज ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो अगर आप कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम इसी तरह से खराब होगा, किसने ठीक करना है, मरीज बेचारे परेशान रहेंगे। कभी अस्पतालों में आपको ये पता चलता है अद्वियात नहीं, मशीनें भी खराब, और उसके बाद अगर वहां पर आपकी केयर करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, फिर हम ये कहेंगे कि ये तो एक बिगाड़ ही बिगाड़ है। एक अमूमन ना लोगों की राय, आज ये भी आप ऑनलाइन दुरुस्त कर देंगे, वो कहते हैं शायद मोहसिन साहब निगरान वज़ीर आला हुए और अब वो वज़ीर दाखिला हैं, सेनेटर भी हैं, आपके चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो शायद वो हमें पूछते नहीं है। मैंने कहा ये भी लोगों को जरा हमें मिथ क्लियर करने की बात है कि भाई ऐसा नहीं है, वो हर दूसरे दिन, हर रोज, हर हफ्ते वो हमारी जवाब तलबी या कहीं ना कहीं पकड़ हो रही होती है। एक बंदे से डायरेक्ट जो है ना उसका एहतसाब हो रहा होता है कि वो क्या क्या रूटीन में तो इतना बड़ा नेटवर्क चलाने वाला बंदा, अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाने वाला बंदा अपने सिस्टम को फोकस नहीं करेगा, तो सभी कर सकते हैं। तो ये सवाल ये बिल है बस आपकी, क्या मिनिस्टर सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ चीजें आपकी पर्सनालिटी को बयान कर रही होती हैं। आप खुशगवार मूड में हैं, आप सैड हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप आज डल लग रहे हैं, आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसका तायुन हम समटाइम करते हैं कि ऐसे ही कमरे में कोई एंटर हुआ है, यार आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो पता कैसे चलता है? वो इस तरह से पता चलता है कि आप पे एक रंग बहुत ही जच रहा है, एक रंग में आपकी पर्सनालिटी डल हो गई है, एक रंग ऐसा है कि बस आप पे सूट ही नहीं कर रहा। अब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे तो समटाइम हमें बुरा भी लग जाता है, बट ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कुछ चीज़ें आपके अपने कलर टोन को, आपके अपने फेस के टोन को निखार देती हैं, आपके अंदर मजीद खूबसूरती ले आती हैं। यानी रंग आपको भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आपको भी बयान कर रहे होते हैं। अब होता ये है समटाइम कि मैंने जैसे काला जोड़ा पहना है, तो गाना तो आपने सुना ही होगा, काला जोड़ा किसी की फरमाइश पे आप या तो पहन लेते हैं, या कुछ लोगों को वाकई ही काला रंग। अब मुझे लगता है नेचर के ये जो दो रंग है ना, ब्लैक और वाइट, ये हर किसी पे सूट करते हैं। लेकिन ये तो मेरी राय है। मेरे ख्याल से आज की हमारी गेस्ट जो हैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डालेंगी कि हमारी पर्सनैलिटी को कलर कैसे इन्हांस करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पर्सनैलिटी पे ये कलर सूट कर रहे हैं, ये कलर हमारे साथ जा रहे हैं। ये भी एक जो ट्रिक है वो हमारी गेस्ट आज शेयर करने वाली हैं। तो अपनी गेस्ट का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। ज़ायरा यासिर इमेज कंसल्टेंट हैं और कलर कंसल्टेंट हैं। हम अपनी मेहमान को शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ायरा, आ जाएं। Thank you very much, Anna, for such a wonderful introduction. Thank you so much. I am so happy to be with you today. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, हम तो ऐसे ही कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ना, जैसे मैंने आज सोचा मुझे ब्लैक पेन लेना चाहिए, तो अब आप जो चीज़ें बता रही थी, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं तो बहुत हैरान हो गई। अच्छा, उससे पहले कि हम ज़ायरा से गुफ्तगू का आगाज़ करें, ये मेरी दो प्रोड्यूसर्स आज बड़े, एक ने तो बसंती कलर पहना और एक ने मैरून कलर पहना है, तो दोनों को मैं बुला लूँगी। अमरीन और कायनात दोनों मेरे पास आ जाएं। अच्छा, अब ये तीन कलर हो जाएंगे। कायनात आप इधर आ जाएं। ज़ायरा आपने बताना है, ये देखें ना, ये तो आज कायनात ही सब में अलहदा से नज़र आ रही है, क्योंकि येलो कलर पहना है और पूरे ऑफिस में ना ये अलहदा से नज़र आ रही है जहाँ जहाँ जा रही है। मैरून कलर वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। समटाइम आपको लगता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद जो है वो खिल सी जाती है ना पर्सनैलिटी वो। अब लोग कहते हैं ब्लैक कलर तो आप गमज़दा हैं तो पहन रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे शादियों के इवेंट पे लोग ब्लैक कलर पहनते हैं क्योंकि उनको खूबसूरत लग रहा होता है। तो इन तीनों कलर को जरा डिस्क्राइब कर दे ज़ायरा जी। सबसे पहले हम कायनात की बात करते हैं। कायनात ने शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, राइट, वेरी मिनिमल काइंड ऑफ अ मेकअप। इन्होंने बेस भी इस वक्त अप्लाई नहीं की हुई, बट आई एम डेड श्योर कि स्क्रीन पे इस वक्त इनकी प्रेजेंस सबसे खूबसूरत आ रही होगी, बिकॉज ये जो येलो शेड है इसका जो कलर रिफ्लेक्शन है ये इनके फेस के ऊपर आ रहा होगा, राइट। सो शी मस्ट बी पॉपिंग आउट, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी लग रही होंगी। तो आपके ऊपर नॉर्मली ज़रा वार्म कलर सूट करते हैं, ये भी एक तरीका होता है पता लगाने का कि आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करता है, जिसको हर कोई देखकर कहता है वाओ यू लुकिंग स्टनिंग, सो दैट इज योर वाओ कलर। इसके अलावा कुछ कलर हम शो में भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। यू विल कायनात अब सारे कलर येलो ना बना लेना। बाय द वे ये इसकी मदर इन लॉ ने सूट बनाया है, इसके लिए तो ये उनको क्रेडिट जाता है। थैंक यू सो मच कायनात। अब आप इधर आ जाएं और आप इधर आ जाएं जी। सो लेट्स टॉक अबाउट अमरीन। अमरीन हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, राइट, एज कंपेयर टू कायनात। सो नेचुरली वी वुड थिंक, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि गोरे कलर पे हर रंग सूट कर जाता है, बट इट्स नॉट द केस, ठीक है। गोरे रंग की भी अगर अंडरटोन वार्म होगी तो उनको वार्म कलर्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कूल होगी तो उनको कूल कलर्स पहनने पड़ेंगे। ये क्या चीज़ है ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। अब अमरीन के अंदर इस वक्त वाओ एलिमेंट नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो इन्होंने मैरून पहना है ये डल मैरून है, दबा हुआ मैरून है, थोड़ा ब्लैकिश मैरून है। You will be knowing your best colors today. I will make sure that. इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से कलर के कपड़े बनाने हैं। तो वो ये ना स्किन को आपको थोड़ा सा पेल कर रहा होता है, आपको बूढ़ा दिखा रहा होता है, आपको आप में वो यूथफुलनेस रिफ्लेक्ट होकर आपकी एनर्जी नहीं निकल आ रही होती है। तो लेट्स सी क्या निकलता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ज़ायरा आप आ जाए, तशरीफ रखें और मुझे ये बता दें कि आप बता रही थी कि कलर्स जो हैं वो पर्सनालिटी के साथ हमें मैच करने चाहिए। अब जो आपने तरीका बताया मैं तो उससे थोड़ा सा हैरान भी हो गई कि ये कौन सा तरीका था। अब इतने सारे कलर्स हैं हमारे सामने, ठीक है, अब हमने कैसे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा कलर सूट कर रहा है?
अच्छा, इसमें ये है कि मैं जो तरीका करती हूँ वो है कलर एनालिसिस, जिसमें मैं आपके पास ड्रेप्स लेकर आई हूँ। तो बेसिकली 4 कलर सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने स्प्रिंग में स्प्रिंग कलर पहनने, ऐसा नहीं है। ऑटम में ऑटम कलर पहनने, ऐसा नहीं है। ये कलर्स की जो साइकी है उसके हवाले से उनके नेम्स जो है ना उनको दिए गए हैं। दूसरा जो आसान तरीका है जो ऑडियंस भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि मैंने अभी कायनात के ऊपर बताया कि उनका एक वाव कलर उनको पता चल गया कि येलो मेरा एक वाव कलर है, अब वो उस रेफरेंस से अपने कलर्स चूज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन पे येलो सूट किया है, राइट, तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाती हूँ कि शी कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ कलर्स, राइट। ठीक है, ये देखिए, अब ये थोड़े इनके अंदर थोड़ा सा वार्मथ है, ये देखिए इन कलर्स में वार्मथ है। ये थोड़े येलो के साथ मिक्स करके कलर्स बनाए गए, लेकिन ये कलर्स उनके लिए बिल्कुल डिजास्टर हैं। ये वाले अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, क्योंकि इनमें वार्मथ नहीं है, इनमें ब्लैकिंगनेस है, ये दबे हुए कलर हैं, तो ये उनको उठाएंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी को और खराब कर देंगे, डल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक लेमैन वाला तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट। अभी हम आपका थोड़ा कलर एनालिसिस थोड़ी देर में जब आप कहेंगी तो हम करके देखेंगे, आप मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वार्डरोब पे वो कलर अलहदा कर लूं जो मुझे हर रोज पहनने हैं दफ्तर, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा दिखना ही है। ऑलराइट, और अब आप मुझे गाइड कर। अच्छा, ऐसा है ना कि इस वक्त जो आपने कलर पहना, मैं जो इस पे थोड़ा एनालिसिस देना है व्यूअर्स को, बिकॉज ब्लैक जो ड्रेस है, नॉर्मली ब्लैक ड्रेस को ये कंसिडर किया जाता है कि ये हर किसी पे सूट करता है, बिकॉज इंसान थोड़ा गोरा लगता है और उसका चेहरा थोड़ा फ्रेश लगने शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त आपके जो हेयर है वो आपके फेस को इतना प्यारा वार्मथ और यूथफुलनेस दे रहा है, बिकॉज इट्स फ्रेमिंग योर फेस, लेकिन जो ब्लैक कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके फेस के ऊपर, ये आपको डल कर रहा है। अच्छा। ये आपको पेल दिखा रहा है। अच्छा, मैं अभी ऑन स्क्रीन, नॉर्मली ये टेस्ट होता है सनलाइट के अंदर, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम से आपको ड्रास्टिक चेंज करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, ये कि मुझे अब ये ब्लैक के अलावा जो कलर सूट कर रहा है वो कौन सा है, आप कैसे एनालिसिस करती हैं? इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी वेन्स हम देखेंगे। ये तो डॉक्टर चेक करते हैं। हाँ, ये डॉक्टर्स भी चेक करते हैं और ये इमेज कंसल्टेंट्स भी चेक कर लेते हैं। तो आपकी जो वेन्स है ना, दीज आर ब्लूइश ग्रीन वेन्स। तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है जो कि वार्म भी है और थोड़ा सा कूल भी है उसके अंदर, राइट। हमारी जो एशियन स्किन टोन है वो ज़्यादातर वार्म होती है, तो अगर आप वार्म कलर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाएंगे, राइट। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपके साथ ये ब्लैक की जगह ये वाला ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन सा कलर है, कॉफ़ी कलर, ठीक है, ये मैं आपके साथ ड्रेप करती हूँ। तो आप देखिएगा कि स्क्रीन में एकदम से आपकी बिल्कुल वार्मथ आ जाएगा, क्योंकि ये आपके हेयर से भी मैच हो रहा है, जी बिल्कुल, आपके आईज से भी मैच हो रहा है। तो ये एकदम से, अब ये देखिए, अगर मैं इसको हटाती हूँ, बिल्कुल वाकई डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपका कलर सीजन ऐसे सेलेक्ट किया बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत लंबे जोड़े अभी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैंने वर्किंग अपने घर में कर ली थी आपकी पिक्चर्स वगैरह देखकर। इसी तरह अब ये देखिए, ये बहुत वार्म सा ब्राउन कलर है, आप ये देखिएगा। इस वक्त आपने ये ब्लैक पहना हुआ है ना, राइट, इसके साथ आप ये देखिए, हम इसको, अब आप देखें आपके फेस कितना वार्म आ गया आपके फेस के अंदर, और यूथफुल और थकावट भी नजर नहीं आ रही है, बहुत फ्रेश लग रही हैं आप, बिल्कुल, राइट। सो इस तरह से कुछ और कलर्स हैं, वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। व्हाइट की आपने नॉर्मली तो कहा जाता है रेड कलर पहन ले तो आप खिले हुए नजर आते हैं, आप कोई शॉकिंग पिंक कलर पहन ले तो आप बड़े अच्छे नजर आते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि रेड की टोन्स फर्क होती हैं। आप ये देखिए, इनमें थोड़ा, इस रेड में थोड़ा वार्मथ है। अब मैं एक साइड पे आपके ये वाला रेड लगाती हूँ, ठीक है, आप मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा, इधर से ये आपने पकड़ना, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा डल वाला जो होता है वो लगा कर दिखाती हूँ। ये वाला रेड कलर देखिए, जो मैरूनिश रेड है, जिसमें ब्लैकिश थोड़ा सा टच है, हाँ। तो ये आ गया आपका। अब आप ये देखिए, इसमें आप कैसे नजर आ रहा है भाई, वाकई आ रहा है। इसको अब हम हटाते हैं और आप ये देखिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। समटाइम्स स्क्रीन पिक नहीं कर पाती है राइट कलर पिगमेंटेशन, लेकिन देयर इज एन एविडेंस डिफरेंस, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा डिफरेंस। व्हाइट को भी अगर आप देखें तो ये प्योर व्हाइट कलर है, ये आप पे उतना सूट नहीं करेगा, जबकि ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है, दैट वुड गो बेस्ट फॉर यू, ठीक है। चलिए, इस तरह का तो मेरा ड्रेस है, मैं अब वही पहनूंगी मंडे को इंशाल्लाह। अच्छा जायरा, आप बैठ जाएं और मुझे ये बता दें कि अब हमने कलर्स, नाइट इवेंट्स भी चल रहे हैं, डे टाइम भी शादी के इवेंट्स, बर्थडे इवेंट्स चल रहे हैं, निकाह के इवेंट्स चल रहे हैं। सो अब मुझे ये तो बता दिया आपने कि हमने कलर का एनालिसिस कैसे करना है। अब सेम कलर तो मैं हर रोज नहीं पहन सकती ना,
मुझे अब इवेंट को देखते हुए, डे नाइट को देखते हुए कलर सिलेक्शन करनी है, तो क्या चीज़ें मुझे जिनका ख्याल रखना है? अच्छा, उसमें देखिए आपको ग्रीन्स भी चाहिए, आपको ब्लूज भी चाहिए, आपको येलोज भी चाहिए, रेड और पिंक भी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमने आपकी ये पैलेट शॉर्ट लिस्ट कर लिए, ठीक है, दीज आर योर ऑटम कलर्स, ठीक है। अब इसमें ग्रीन का ये देखिए ये वाला शेड हो गया, ये मेजॉरिटी ऑडियंस को सूट कर जाएगा। ये ऐसा पैरेट सा कलर है ग्रीन का, ठीक हो गया। ये मैं आपको मोटे मोटे कलर्स दिखाती हूँ, ऑलिव की टोन्स हैं, हाँ जी, ये आपके ऊपर बहुत प्यारी लगेंगी। फिर ये देखिए कि कितना एलिगेंट सा ये कलर है, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरह से आप अपनी जो है ना पैलेट वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने शादियों में जाना है तो आप उस तरह का कलर पहले आप अपने चेहरे के साथ रख के देख लें मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं। समटाइम ऐसे होता है हम जाते हैं, सेल लगी है और जी हम चीज़ें उठा कर ले आते हैं, घर आकर पहनते हैं तो देखते हैं कि कुछ हमें सूट ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। तो मज़े की बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो मैं वही पूछने वाली थी कि ऑफिसेस के लिए ड्रेसिंग और कलर्स, अगर आप ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में भी आजकल लड़कियां जो हैं वो कलर कपड़े पहनती हैं, उनके लिए कलर सिलेक्शन, और फिर अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं या आपके घर में भी कपड़े आपने गर्मियों सर्दियों के सीजन में नहीं बनाने ही होते हैं, फिर किस तरह की आपको सिलेक्शन? अच्छा, इसमें ये खाली जो महदूद नहीं है कलर एनालिसिस ख़वातीन तक, क्योंकि कॉर्पोरेट में जो मेन है उनके साथ भी जब मेरी कोचिंग सेशंस होते हैं ना तो आई वुड सजेस्ट देम उनके टाई के कलर्स, उनके पॉकेट स्क्वेयर्स के कलर्स, बिकॉज दे आर सपोज टू हैव अ गुड कलेक्शन, नाइस एंड गुड कलेक्शन ऑफ दैट, राइट। तो शर्ट तो आप ठीक है वाइट पहन लें, लेकिन उसके ऊपर आपने मैचिंग कंट्रास्ट में किस तरीके से जाना है, तो उस पर मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पहले अपनी सिलेक्शन बता दें, बहुत जबरदस्त लग रही है। ओके, सो अब मैं आपका थोड़ा सा इंटरव्यू करती हूँ। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो मुझे ये बताइए, व्हेन आई वॉक्ड इन योर स्टूडियोज, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी, मैं तो आपको प्रॉपर देख रही थी कि बड़े जबरदस्त आपने ड्रेसिंग की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही थी। ओके, आपने प्यारी से मुताबिक किया नहीं कि आप किस शो में जा रही हैं? जी जी, शो में जा रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर एक सर्टेन मैसेज देना है ना, तो अगर मैं खुद डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूँगी, उसकी एम्बॉडीमेंट नहीं होगी मेरे अंदर, तो किसी पे इम्पैक्ट भी नहीं जाएगा। दे वुड से कि ये पहले अपना स्टाइल तो दुरुस्त करें, एंड इट हैपेंस, है ना। तो मुझे ये बताइए कि प्यारी के अलावा थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें, आपको कैसा फील हुआ? लाइक मैं एज अ पर्सनैलिटी में कैसी पर्सनैलिटी होंगी? आपको लगा कि मैं अप्रोचेबल हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, एलिगेंट हूँ, क्या लाइक आपके जहन में क्या चीज़ आई? ये मुझे तो ये लग रहा है आप बहुत एलिगेंट हैं, बड़ी सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल हार्श नहीं है, आपके लुक से ऐसे लग रहा है कि गुस्से वाली भी नहीं है। गुस्से वाली भी नहीं है, लेकिन क्या मैं बहुत फेमिनिन लग रही हूँ? जैसे बहुत गर्लिश लड़कियाँ होती हैं, नहीं, वो वाली लुक भी नहीं लग रही, वो वाली भी नहीं लग रही, लेकिन बहुत मर्दाना टाइप लुक भी नहीं लग रही। सो मैंने अपना जो आउटफिट क्रिएट किया इस वक्त, दैट देयर इज अ बैलेंस इन माय आउटफिट, जिसमें कि मैं बहुत गर्लिश भी नहीं लग रही, बिकॉज मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। अब मैं फ्रॉक्स पहनकर चली जाऊंगी, और मैं आप अनोखे लग रहे होते हैं, फूलों वाले कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, तो क्या होगा कि मेरा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये कॉर्पोरेट जो लोग हैं उनको इस ड्रेसिंग को फॉलो करना है कि बिल्कुल वो फूलों वाले कपड़े और इस तरह के कलर्स नहीं पहनने कि वो बीच में लोगों के ऑफिस में आपके मर्द हज़रात भी आप अजीब से लग रहे हो, अजीब से लग रहे हो, बिल्कुल ऐसे है। तो ये है कि आप कलर कॉम्बिनेशन एक तो इस तरह सेलेक्ट करें, दूसरा आप सॉलिड कलर्स में चले जाएं, तीसरा ये कि आप अपनी बॉडी शेप के हिसाब से वो वाले कट सेलेक्ट करें जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट करें, बिकॉज समटाइम्स कोई इंसान जो होता है वो वेट गेन कर लेता है, खास तौर पे ख़वातीन का तो ये इशू रहता ही है कि वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना कलर्स को यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ पियर शेप बॉडी, ठीक है, तो मैंने बॉटम जो है वो डार्कर कलर का चूज़ किया। अगर मैं लाइटर करती तो मेरा जो निचला वाला पोर्शन है वो ज़्यादा फैला हुआ लगता है, राइट। सो अब ऊपर से बिकॉज आई हैव अ नैरो शोल्डर, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं थोड़ा सा जो आपकी आईज़ है उसकी अटेंशन अपने इस एरिया पर लेकर जाऊँ, राइट। तो ये ज़रा पॉप कर रहा होगा वाइट जो है, तो बाकी चीज़ें म्यूटेड हो गई। इसी तरह कुछ लोग हैं जो कि जिनका अपर बॉडी जो है वो थोड़ा हैवी होता है, तो वो ये कोशिश करें कि डार्क कलर के टॉप्स पहने, लाइटर जो है ना और फ्लेयर वाली पैंट्स पहन लें। इस तरीके से आप कलर्स को यूज़ करके एक विजुअल इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी मेहमान ने, ज़ायरा ने हमें बता दिया कि हम किस तरह से कलर सिलेक्शन अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगी। ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे होते कि कब हमारा बर्थडे वाला सेगमेंट आएगा, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अच्छा जी, आज बर्थडे है मोहम्मद फरहान की, अब्दुल राफे की, वकास राजपूत की, ताहिर हसनैन, हमजा की सालगिरह है, इसके बाद जी ज़िक्रिया की सालगिरह है, मूसा ज़ीशान अब्बासी, शाहजेब चौधरी, अरीशा तारिक। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अगर आपकी बर्थडे है कल यानी संडे और मंडे को आप पिक्चर्स भिजवा दें, मंडे के प्रोग्राम में शामिल करके आपकी सालगिरह को भी हम स्पेशल बनाएंगे। अपना नाम भी जरूर आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको आज के भाव क्या हैं। बाहर मार्केट में हमारी रिपोर्टर समरा मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है। जी समरा, ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सब्जियों के सरकारी दाम और ओपन मार्केट में कीमतों में फ़र्क ताहाल बरकरार है। सरकारी निर्खनामे में रेट्स कुछ और दर्ज हैं, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए महंगे दामों में सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना हमारी आम आवाम को करना पड़ रहा है। वीकेंड भी है, तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा मिकदार में सब्जियाँ खरीद सकें, लेकिन सब्जियों के जो महंगे रेट्स हैं, महंगे दाम हैं, वो ख़रीदारी में आड़े आ रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो आलू का आज का सरकारी निर्ख 55 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अगर प्याज की बात की जाए तो उसका निर्ख 70 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर का आज का सरकारी निर्ख 85 रुपये तक मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जो है वो जारी है। इसी तरह से अगर लहसुन का बात की जाए तो उसका निर्ख 520 रुपये तक मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 600 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। अदरक की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत 325 रुपये तक मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 350 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से शिमला मिर्च का आज का निर्ख 95 रुपये तक मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 160 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। दीगर सब्जियों के हवाले से भी अगर आपको बताते चलें तो गाजर का सरकारी निर्ख 62 रुपये तक मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से मटर का आज का सरकारी निर्ख 71 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू की कीमत 84 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 90 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अगर हम गोभी की बात करें तो उसकी कीमत 33 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 40 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। जो शहरी आ रहे हैं सब्जियाँ खरीदने, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक़ करवाने में, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों में सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई भी इस कदर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं सब्जियां खरीदने, उनका इंतज़ामिया से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये मुतालबा है कि सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक़। ठीक है, थैंक यू समरा, आपने हमें सब्जियों के रेट बताए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको लगता है कि आपको बस वेट अपना कम करना है, दुबले पत्ते नज़र आना है। दुबले पत्ते भी आप हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, आपकी बॉडी टोन में नहीं रहती, शेप में नहीं रहती। अब वो लोग जो कि वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, उन्हें करना क्या है? अगर बहुत हेल्दी हैं, कुछ लोगों का लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उनको क्या करना है? और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, उनको अपनी बॉडी को शेप में कैसे लेकर आना है? हमारे साथ जी फिटनेस ट्रेनर हैं सुलाफ़ नकी, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुलाफ़। वालेकुम सलाम अन्ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब आज हमने अपने नाज़रीन को बताना है ये बॉडी शेपिंग होता क्या है। आप पतले होना कंसर्न करता है कि बस आप बिल्कुल जीरो साइज पे आ जाए, जो आजकल हो जाए, ट्रेंड चल रहा है ना कि बस आप इतने से दिखने चाहिए, या बॉडी शेप बड़ी मैटर करती है आपकी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगी कि नाजरीन तक पहुंचे। इसका जवाब, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि फिटनेस सिर्फ पतला होना या श्रिंक करना नहीं है। आपकी बॉडी में अगर मसल मास कम है, खवातीन मेल दोनों में होता है, अगर कम है आप बूढ़े जल्दी हो जाएंगे, आप बीमार ज्यादा रहेंगे, आप में हिम्मत नहीं होगी। सो श्रिंक नहीं करना अपने आप को, मसल लॉस की तरफ नहीं जाना। रैपिड वेट लॉस सबसे पहले आपको मसल लॉस की तरफ लेके जाता है। सो एक्सरसाइजेज भी आज हम वही बता रहे हैं जो आपको मसल लॉस की तरफ नहीं लेके जाएंगी। उससे पहले सिर्फ 2-4 चीजें याद रखें, सिंपल से की पॉइंट्स। आपकी जीन्स डिसाइड करेंगे आपका फैट कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बैठते हैं तो ऑफ कोर्स लोअर बॉडी आपकी हैवी हो जाएगी। जिस तरह मैं पियर शेप्ड हूँ, पियर शेप्ड का अगर जरा वेट गेन होगा वो हैवी दिखना शुरू हो जाएंगे। सो उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ टोन करना है। टोनिंग की सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज जिसे आप फुल बॉडी वर्कआउट ही समझ लें, हम उसको योगा में भी गॉडेस पोज कहते हैं कि आपने सिर्फ यहाँ हाथ रखा एंड जस्ट गो डाउन और यहाँ पर होल्ड करें। होल्ड करना शुरू में बहुत मुश्किल होगा, तो उन तमाम लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी कि आपने सिर्फ किसी वॉल के साथ जाकर सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट लेनी है, या किसी चेयर के साथ सपोर्ट ले सकते हैं। हर एक्सरसाइज जो यहाँ पर बताई जाएगी उसको आपने 40 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक लेकर जाना है और 2 से 3 मिनट तक आपने उसको दोहराना है। दूसरा, जिस तरह हम मसल मास और बॉडी टोनिंग की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको टोन भी करेगी और आपके मसल मास को भी बचाएगी और आप में स्ट्रेंथनिंग लेकर आएगी। तो इसे हम साइड लंज बोलते हैं। इसको तरीके से आप करेंगे, हर कोई नहीं ऐसे कर सकता। आप जिस तरह बिगिनर, थैंक यू, जिस तरह बिगिनर अगर है लोग, तो उनका मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल उसको स्लो में करें और एक साइड पर रहें। आपने दोनों साइड पर नहीं जाना, आपके
आपके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर ये भी आपको मुश्किल लगता है कि अगर शुरू में नहीं हो रहा और पेन हो रहा है, तो आपने सिर्फ सिंपल अपने हाथों को यहाँ रखा और अपने एक पाँव को दूसरी साइड पर ले गए और अपनी नेक को भी सेम साइड पर लेकर जाके आपने सिर्फ पल्स करना है हल्का हल्का, और जितना आपसे आगे जाया जाए, लेकिन आपके घुटने जो है आपकी टो को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सिंपल आपने बैलेंस किया और उसके बाद आप दूसरी साइड पर मूव कर जाएंगे। ठीक है। अब जिस तरह हम लोअर बॉडी की बात करें तो ज्यादातर खवातीन उसको लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज में हम डिस्टर्ब भी होता है जिसमें बार बार बिठा रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि आप उठ जाएं। तो एक ही जगह पर रहते हुए सिंपल आपने क्या करना है, लेग रेजेस, अपना बॉडी वेट एक लेग पर आप शिफ्ट करेंगे एंड दूसरी साइड पर आपने सिंपल लेग रेजेस करने हैं। सिंपल करना ही है कि बहुत सारे लोग, आपने सिर्फ इसमें 30 टाइम्स शुरू में भी और मॉडरेट लेवल के भी लोग 30 टाइम्स कर सकते हैं, या अगर आपने टाइम के मुताबिक देखना है तो आपने उसको 40 सेकंड्स तक करना है। शुरू में ही आपको यहाँ बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, इट मींस आपका मसल इंगेज हो रहा है, एक्सरसाइज आप पर काम करिए। लेकिन इसका की पॉइंट ये होता है कि ज्यादातर लोग जान छुड़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए सिर्फ इस तरह लगे होते हैं। तो हम कहते हैं आपने फोकस करना है मसल पे एंड मसल से समझे आप अपनी लेग को उठा, वो आपको पता चलेगा वेन आपको पता चलेगा। दूसरा, दूसरी लेग पर भी ये काम करेगा क्योंकि हम बैलेंस कर रहे हैं। और जब बैलेंस की बात आती है तो एग्जैक्टली एक चीज जो आपको फुल बॉडी की टोनिंग की तरफ लेकर जाएगी। सबसे पहले आपने स्ट्रेच करना है अपवर्ड्स, यहाँ बिल्कुल सही स्ट्रेच करेंगे। अपनी स्पाइन को भी आपने स्ट्रेच योर स्पाइन अप एंड बैलेंस। बैलेंस फिटनेस का एक सबसे बड़ा होल्ड करना है। बैलेंस जो है फिटनेस का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि अगर आप फिट हैं तो आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए, आपका ब्रेन भी सही वर्क कर रहा है। अगर किसी दिन आप डिस्टर्ब होते हैं, आपसे उस दिन बैलेंस नहीं होगा। आप बहुत लड़खड़ाएंगे, यस, आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा है, या अगर मैं अभी इस पर फोकस करने लग जाऊं कि मैं गिर जाऊंगी तो हाँ मैं गिरना शुरू हो जाऊंगी। तो जस्ट बैलेंस, आपकी लेग में स्ट्रेंथनिंग भी आएगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब साथ ही खवातीन हो, मेल्स हो, आपके साइड एब्स के लिए बड़े परेशान भी होते हैं कि इसको टोन कैसे करना है। ये वाला एरिया हमारा फिर भी नजर आता है कपड़ों में ना, बड़ा अजीब सा लगता है। सिंपल आपने क्या करना है, वेरिएशन एंड एडवांस लेवल दोनों बता दूंगी। सबसे पहले आपने सिंपल एक, जिससे हम साइड स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड्स तक एंड एक वीक के बाद आपने इसको यहाँ लेकर जाना है और उससे एक वीक के बाद ट्राई कि आप बिल्कुल इसको टच करते हुए फ्लोर पे ले आए और अपने हाथ को यहाँ ले जाएं। सिंपल, बहुत मुश्किल लग रहा है ये इजीली आपको पता है कि ये आराम आराम से हो जाएगा जब इसको हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। इस साइड पे ऑफ कोर्स और इनर थाई में भी। सो कुछ ऐसे पोस्चर जो दिखने में लग रहे होते हैं, सिर्फ इसको टारगेट करेंगे, आपकी फुल बॉडी उसमें एंगेज होती है। और याद रखिए जब आप लोअर बॉडी का वर्कआउट करते हैं तो आपकी फुल बॉडी पे इस तरह काम करता है कि दिस इज योर बिगेस्ट मसल और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। अब वो सबसे फेवरेट काम जिसमें हम चाहते हैं कि हम बैठ जाएं, तो इसीलिए हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद क्या करना होता है, स्टैंडिंग में एक्सरसाइज की भी थोड़ा सा आप रिलैक्स होना चाह रहे हो। यस, उसमें होता है कि बार बार एक चीज पे आप करा रहे हैं, हमारे बैक में पेन हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं। सो बैक पेन, टोनिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए एक ही सिंपल सी एक्सरसाइज, बहुत लोगों का ये आजकल इशू है, हार्मोन्स बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्रॉस लेगेड पोजीशन, इनहेल अप एंड एक्सहेल, सिंपल गो बैक और 40 सेकंड्स आपने इस जगह पर रहना है। अगर आपको लगता है कि आपकी नेक में सर्वाइकल का इशू है, अगर आपकी नेक में बहुत पेन हो रहा है, तो आपने इसी एक्सरसाइज को सिर्फ एक फ्लो में करना है और वहीं से वापस आ जाना है। सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। याद रखें कि जितना आप एक्सहेल करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से बाहर जाएगा और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा उतना ही फैट आपका मेल्ट होगा। मुझे बताइए, आपकी बॉडी, आपका एडगेट एनवायरनमेंट मैटर करता है? आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं, आप आउटडोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एनवायरनमेंट मैटर करता है, मेंटल स्टेट उससे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप बाहर जाके ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, आपका कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगी। घर के अंदर अगर आप फोकस के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो वो हो जाएगा। मैटर ये करता है। सिंपल आपने क्या करना है, जिस तरह हम बटरफ्लाई की बात करते हैं, भी हार्मोनल इम्बैलेंस की भी बात करते हैं, ज्यादातर लोगों का वेट जो है लोअर बॉडी पर आता भी उस वजह से है। आपने क्या करना है, अपनी स्पाइन को आपने स्ट्रेट किया और बटरफ्लाई पोस्चर में सिर्फ बैठना है। इसमें फ्लटर अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सिर्फ यहाँ पर रिलैक्स करना है इस पोस्चर के अंदर। और अगर ये मुश्किल लगता है तो आपने अपनी एक लेग को स्ट्रेट किया, दूसरी लेग को यहाँ रखेंगे एंड हल्का सा उसको स्ट्रेच करके इस साइड पर ले जाएंगे।
बाजू बिल्कुल बैक पे ले आनी है, बिल्कुल बिल्कुल बैक पर, आप फ्लोर पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, और याद रखिए हर पोस्चर के अंदर आपको कोर अपना एंगेज करना है, बैक में स्लाउच नहीं लेकर आना होता, पोस्चर मैटर करेगा बहुत ज्यादा, अदरवाइज पेन भी आपकी बैक में हो सकती है। जितना बहुत से लोग कहते हैं एक्सरसाइज के बाद हमें पेन निकल आया, वो यही होता है कि पोस्चर का इश्यू हो सकता है। ठीक है, और आप किसी और एक्सरसाइज पर भी जा सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज आपको सूट नहीं करती, देन दैट्स ओके। अब ये हाफ पिजन हम इसको बोलते हैं, यही चीज आप लेट कर सकते हैं, यही आप बैठ कर सकते हैं। आपने अपनी जो ये सामने वाली लेग है उसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग करना है, एंड नाउ मैंने अपने हाथों को और चेस्ट आउट और अपनी बैक को स्ट्रेट कर लिया, नेक अप। इस पोस्चर के अंदर आपको इनर थाई में, आपकी थाइज में एक स्ट्रेच फील होगा जिसको फील होना चाहिए, और 40 सेकंड्स तक आपने इसमें होल्ड करना है, और उसके बाद जिस तरह आप वापस गए थे, जैसे आए थे एग्जैक्टली उसी तरह वापस और उसको दूसरी तरफ दोहरा सकते हैं। यानी आपने बड़े स्मूथली आराम से पकड़ के, एकदम से नहीं हमने टांग को ऐसे कर लेना, बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी बेशक आपने वार्म अप किया हुआ है लेकिन उस टाइम वल्नरेबल होगी कि प्रोन है कि आपको कोई स्ट्रेन आए, और फिर जैसे ही स्ट्रेन आता है हमारी मोटिवेशन गिर जाती है। हम कहते हैं एक्सरसाइज में दर्द बहुत होता है, हम नहीं करेंगे। अब एक एक्सरसाइज खवातीन के लिए स्पेशली बताऊंगी, जिनको होता है कि लोअर बॉडी एंड ग्लूट्स को आपने टोन करना होता है। लोअर बॉडी आपकी बड़ी अजीब सी लग रही है, तो सिंपल 2 एक्सरसाइजेस जो एक ही साथ हो जाएंगी। आपने टेबल टॉप पोजीशन में जाना है, अपनी लेग को यहाँ इस तरह होल्ड किया, या तो होल्ड कर सकते हैं, और कितनी देर के लिए आपने होल्ड करना है? 40 सेकेंड्स, और आपने गो डाउन एंड अप। ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको बर्निंग फील होगी ग्लूट्स में, एंड देन आपने अपने पाँव को फ्लेक्स किया एंड यहाँ पर होल्ड किया। जिन लोगों के नी में पेन होता है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जिनका वेट बहुत ज्यादा है ना, उनके लिए ऐसे होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जिनका वेट बहुत ज्यादा है उनके लिए एक हैक होता है, सिंपल आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखना है या ब्लॉक रखना है, राइट, ग्रेट, और उसके बाद आपने सिंपल बस यहाँ पर आए, और अगर आपसे बहुत ऊपर नहीं जाया जाता, सिंपल इस लेवल तक भी रहे। आपको जैसे ही मसल में बर्निंग स्टार्ट होगी और आप बैलेंस बनाएंगे अपना, आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी। सो सिंपल हमने क्या करना है, उन जो साइंटिफिक चीजें हैं उनको सिर्फ फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करनी, जरूरी नहीं कि हर दफा जिम तोड़ एक्सरसाइज से आपका वेट रिड्यूस करे। नाउ नेक्स्ट एक चीज जो लोग कहते हैं कि हम मॉडरेट लेवल पर हैं और आप क्या करना चाहते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करना चाहते हैं, फिर भी आपने बर्ड एंड डॉग, यहाँ आपने सिंपल बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं हो रहा, बिगिनर्स के लिए आप एक दफा में पहले अपने हाथ को लिफ्ट करेंगे एंड देन योर लेग, सिंपल। और यहाँ पर अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, सो आराम से रिलैक्स, कितना अच्छा मौका दे रही हैं, ये भी नहीं हो रहा तो ये कर ले, बस कर ले बिल्कुल। अपने रिलैक्स होकर बैठना है, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू भी सॉल्व होगा, और जो हमारा टमी का फैट होता है उसको टारगेट करेंगे। आपने एक्सहेल करना है, स्क्वीज योर एब्डोमेन रीजन अपनी पेस पे, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के मुताबिक। और कितनी देर तक आपने इसको करना है? अब स्क्वीज करेंगे अपनी ब्रीदिंग पैटर्न, जस्ट लाइक मैं ये कहूंगी कि आपने तकरीबन अगर डीप ब्रीद आप करते हैं तो एटलीस्ट 6 सेकंड्स तक इसको स्क्वीज करके रखें, एंड देन इनहेल सांस रोकें एंड स्क्वीज, यस। तो उस टाइम पर आपको यहाँ पेन स्टार्ट होगा, क्योंकि आप मसल्स को टाइटन कर रहे हैं उस टाइम, बिल्कुल। तो वो आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपकी मसल टोनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ आपका लाइफस्टाइल मैटर करेगा कि आप खाने में चीनी, नमक और इस तरह की किस मिकदार में ले रहे हैं, और अर्ली डिनर करते हैं तो आपका वेट भी जल्दी रिड्यूस होगा। ठीक है, सो सिंपल आपने एक तो कैट एंड काउ जो अभी हम करके बता रहे थे, उसके बाद सबसे एंड पर अपनी प्रैक्टिस को भी 1 मिनट रह गया बस, हमने वाइंड अप प्रैक्टिस को एंड भी करना होता है, तो सिंपल आपने साइड स्ट्रेच एक फ्लो में करनी है। आपकी बैक में अगर कोई पेन वगैरह भी है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। एंड पर सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। ये आपके वेट को रिड्यूस करने में एक्सरसाइजेस भी आसान होंगी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत मैं सीरियसली, अगर आप रूटीन में ये चीजें करने लग जाएंगे तो आप यकीन माने इसका आपको बहुत, चाहे थोड़ी देर में जाकर रिजल्ट, फिर आप अना जैसे दिखेंगे। बिल्कुल ये तो आपने ज्यादा कह दिया। बहुत मुश्किल है, रूटीन में अगर आप करते रहेंगे तो आपको इसका आराम से फायदा भी नजर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ बताया मैं भी जरूर वो फॉलो करूंगी। और यकीन माने अगर आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, और बॉडी शेपिंग की हमने बात की, वो करना चाहते हैं, तो आपने इन तमाम चीजों को फॉलो करना और अपना फीडबैक भी देना। वंस अगेन थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।